नमस्ते। इस कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इसके कारण सभी जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है स्थगित है। तो कुछ वीडियो बना के मैं चाहता हूँ कि डाल दूँ। कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़, पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है। जैसे जो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है और उसमें काफ़ी एमबी का बन रहा है, इसको अपलोड करने में दिक्कतें आ रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा छोटा वीडियो बना कर डालूँ। और दूसरी बात कि जितना हो सके हम लोगों को सुरक्षित रहना है, लेकिन हम खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा है कि आप तब तक आपके पास अच्छा मौका है कि किताबों का अध्ययन कीजिए, किताब पढ़िए, क्योंकि अक्सर किताब पढ़ते नहीं हैं बच्चे। जो भी है किताब का रीडिंग नहीं देते हैं, उससे कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। जो भी क्लास में जाते हैं तो आपको क्लास में ही सब चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप अगर खुद पढ़ के अगर जाइएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ नहीं समझ में आया होगा, तो तब जाके आपको वहाँ पे क्लास में आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा जो किताब में आपको समझ में नहीं आया था। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाते हैं क्लास में तो आपको पूरी क्लास समझ में नहीं आती है। क्यों? कारण है कि जिस चीज़ को हम पाने के लिए जाते हैं उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। वहाँ पे जो मिलता है हम ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत मिल गया। तो आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं की इतिहास की पुस्तक लेके हैं। वैसे गणित पढ़ाया करता था मैं, बाद में बच्चों ने जिद किया तो इतिहास भी पढ़ाने लगा। तो जितना नॉलेज है और जितना कुछ जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि मेरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दिन में कम से कम 3-4 वीडियो डालूँ। और 3-4 वीडियो मैं डालूँगा तो तीनों चारों देख लेना। अगर 10% समझ में आए तो भी ठीक है, 20% आए तो और अच्छी बात है, लेकिन देखना ज़रूर है। हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मुसीबत आई है तो वही खड़ा रहा है और वही जिंदा रहा है जो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया हो। तो अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत पिछड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो 2 महीने का समय अंतराल है, लगभग 40 दिनों का, लगता है कि 2 महीना हो सकता है। पहले से ही बंद था कुछ, जैसे 15 तारीख से बंद था, तो ये 2 महीना शायद इसका गिनती हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। क्योंकि हमने इस समय में कुछ किया ही नहीं। तो अब हमको जितना भी समय बचा हुआ है, हो सकता है कि परिस्थिति और ख़राब हो तो डर के मारे हम भाग जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तो जितना काम हम हो सके अपने घर में वो करना चाहिए। तो जो लोग काम करने वाले हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो उसका काम है कि आप जो भी आपके पास पढ़ने वाली पुस्तकें हैं, जैसे इतिहास, नागरिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें से आपको जितनी भी बातें समझ में आ रही हो आप उतना काम करिए, आप रीडिंग दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है रीडिंग देना। और रीडिंग देने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर आप पहले खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो और विशेष तौर पे, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले से पढ़ा रहे हैं इस पर। भाई किसी का भी वीडियो देख के वो चैप्टर अधिक हो सकता है, टेकअप हो सकता है। तो मैं इसीलिए आया कि कुछ स्टूडेंट को हमारी बातें पसंद आती है, जिनको हमारी बातें पसंद आती है हम उसके लिए आए हैं। और
अदरवाइज किसी और को भी अगर हमारी बातें अच्छी लगे तो आप देखिए, हम यूट्यूब पे लाइव आना चाहते थे, पर वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर की बात आ गई कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो हम लाइव नहीं हो सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे वीडियो डालना प्रारंभ किया, क्योंकि मैं वैसे ये पैसे कमाने के लिए बनाया नहीं, ये जो हमारे छात्राएँ कोरोना के कारण उनका पढ़ाई बाधित है तो उनके लिए बनाया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमारा पहला चैप्टर है और वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद ये पूरे विश्व में जो राजनीतिक चेतना जगी थी उसी का एक प्रतिफल था। उसी के कारण ऐसी भावना लोगों में जगी जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एक एकता का वाहक बनी। क्योंकि हम तभी किसी के साथ रहते हैं या तभी किसी के साथ हमारा मेल मिलाप होता है जब उनके साथ हमारा कोई ना कोई नाता होता है, रिश्ता होता है, चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो। क्योंकि जब हम अपने घर में, अगर हम तुलना करें अपने घर की, तो अपने घर में भी हम रहते हैं तो हर किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। समाज में रहते हैं तो भाई ये लोग मेरे गांव के हैं, देश में रहते हैं ये लोग मेरे देश के हैं, तो हम लोग एक भावना के तहत बंधे होते हैं। और यही भावना जो राष्ट्र के प्रति भावना हो, ऐसी भावना तो हमें अपने परिवार के प्रति होती है, अपने समाज के प्रति, सबके प्रति होती है। लेकिन यही भावना अगर एक राष्ट्र स्तर पे पहुंच जाए तो हम इसे राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं या राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहा गया। राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति आई उसमें ये और निखर के आए। 18वीं 19वीं शताब्दी में ये आक्रामक रूप लिया और इसका नज़ारा पूरे विश्व में देखने को मिला। अब यूरोप में राष्ट्रीय भावना के विकास में फ्रांस की क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैं यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों और सड़कों और सर्वसाधारणों की वस्तु बना दिया था। मतलब जो चीज़ एक कुछ लोगों तक सीमित था उसे एक बहुत बड़े परिवेश में ले जा कर के ये पेश किया, अखबारों में छपने लगा, सड़कों पे सर्वसाधारण आदमी आपस में बातचीत करने लगे। तो ये एक ऐसी वस्तु बन गई थी राष्ट्रवाद। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। और नेपोलियन ने जो अभियान चलाया था तो सारे यूरोप में लगा कि अब एक नया युग आने वाला है और एक नया युग आएगा, इसलिए लोग नेपोलियन की बात मानने लगे। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान कर दी, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा, लोगों में घृणा भी जगा एक दूसरे के प्रति। और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय शक्तियाँ वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुआ, यानी कि एक सम्मेलन हुआ था 1815 में, जिनका उद्देश्य पुनः यूरोप में उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जो नेपोलियन के युद्धों के द्वारा जो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसी चीज़ को फिर से वहाँ पे शुरुआत करना था। तो परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देखने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्वों के रूप में उभर चुकी थी और उभर रही थी। जो जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीतिक को निर्धारित करने वाला एक नया तत्व बन गया था। लोगों ये बात समझने लगे थे कि
कहीं न कहीं जो राजतंत्र है उसको अब फिर से यहाँ पे नहीं लाना है, अब जनतंत्र होना चाहिए। और इसलिए ये एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। सन 1815 ईस्वी में जो वियना में सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, इन सब चीज़ों को का जनतंत्र का बहुत विरोध करता था। प्रतिक्रिया स्वरूप ये उल्टा सोच का आदमी था, राजतंत्र के पक्ष में था। ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, दो चीज, गणतंत्र और प्रजातंत्र, ये फ्रांस की क्रांति की देन थी। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। और मेटरनिख ने फिर से, जो नेपोलियन ने गणतंत्र प्रजातंत्र का सपना दिखाया था सबको, उस चीज़ का मेटरनिख ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उस व्यवस्था को मतलब हटाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के मध्य में यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। और जब मेटरनिख के हाथ में सत्ता गई तो मेटरनिख ने जो नेपोलियन ने जो किया था उसको सबको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और फिर से एक नया युग मेटरनिख युग की शुरुआत की। और इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में बांट दिया। सिसिली और नेपेल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया और रोम उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। मतलब इसने इटली पे अपने शासन स्थापित करने के लिए, अपनी शक्ति अपने पास कायम रखने के लिए उसने इसे कई भागों में बांट दिया। बुर्बो वंश के सम्राट को दे दिया गया, पोप को दे दिया गया। लैम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई और कुछ क्षेत्र ऑस्ट्रिया को मिला। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। जेनेवा और सार्डिनिया पिडमोंट के राज में सम्मिलित कर दिए गए और जर्मनी में 39 रियासतों का एक संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और मेटरनिख चूंकि ऑस्ट्रिया का था तो अब ये इसको तो प्रांतों में, बहुत सारे प्रांत 39 रियासतों में बांट दिया गया, लेकिन इन सब पे अप्रत्यक्ष रूप से शासन सिर्फ एक ही आदमी का था, वो था मेटरनिख का, यानी कि ऑस्ट्रिया का। अब आगे अब इससे हुआ ये कि जो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ थी उसकी विजय हुई, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ और जो भावना पहले से फैल चुका था उसे ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सका और जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। और जितने भी देश थे यूरोप के अंदर, दुर्भाग्य है कि हम बिहार बोर्ड की पुस्तकें पढ़ रहे हैं और इसमें जो मैप दिया गया है मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। शायद ऐसी मैप है जहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा देश कहाँ पे है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो सरकार ये पुस्तकें अति करती है और आप लोग भी शायद भली बात इससे परिचित होंगे कि शिक्षा का ऐसा रूप, ऐसा भेदभाव, शायद ये हमें तो बर्दाश्त नहीं कि भाई ऐसा मैप, क्योंकि जब भी कोई छात्र अगर पढ़ना भी चाहेगा तो उससे पूरी बात समझ में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैप दिया गया है वहाँ पे ये समझाने के लिए दिया गया है कि कौन सा देश कहाँ पे है, लेकिन इसमें जो मैप दिया हुआ है लगभग मैं बहुत सारे बुक में देखा हूँ कि ये इसका जो क्लियर इमेज है वो नहीं होता है। तो खैर परिस्थिति को तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे जो भी छात्र हैं मैं स्पेशल रूप से आप सभी के लिए मैं मैप की मदद से मैं फिर से इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करूंगा, जहाँ मैं 1 घंटे का क्लास लिया करता था मैं 2 घंटे का लूँगा। जो भी आप कोरोना के कारण जो भी आपको क्षति हुई है, देश ये राज्य
राज्य सरकार है या देश की केंद्र की सरकार है या फिर जो भी हो, शिक्षा विभाग आपके लिए कुछ करे ना करे, मैं ज़रूर करूँगा। और मैं पहले क्लास नहीं भी लेता था, मेरे और भी स्टाफ थे जो क्लास लेते थे, लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि मैं ज़रूर लूँगा क्लास, और 1 घंटा नहीं 2 घंटा क्लास लूँगा। और इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जितना एक्स्ट्रा समय मुझे ड्यूटी करना पड़े, मैं करूँगा। और हम आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। और अगला वीडियो हम आपको जल्दी ही बना कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैप समझने में दिक्कत हो गई, इसलिए हम इसको यहीं रोक रहे हैं। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द बना के आप लोगों के समक्ष में रखूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट। ये लगभग 12 बजने का समय है, रात के 12 बजे, और मैं आप लोगों के लिए अभी तक जगा हूँ। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा की बात हो तो आप इसका ज़रूर उठाइए। जय हिंद, जय भारत।